अच्छा, हमारी क्लास ही जो खत्म हुई थी उस दिन वो हुई थी इफ एल्स के ऊपर। उससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी वो हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे। शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। शेल के बारे में पढ़ा था, बैश के बारे में पढ़ा था, BSH के बारे में, बैश के बारे में, बैश का वर्जन कैसे चेक करते हैं, बैश डैश डैश वर्जन। शेल स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट किया था हैश बैंग के साथ। यानी आप जब भी किसी फाइल को ये बताना चाहते हैं कि ये फाइल एक शेल स्क्रिप्ट है, तो आपने हैश बैंग देना होता है सबसे पहली लाइन के ऊपर। जिस तरह हमने डॉक टाइप की बात की थी, ये एक छोटा सा हमने स्क्रिप्ट लिखा था, ये उसकी आउटपुट थी। फिर हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, लोकल वेरिएबल, शेल वेरिएबल और एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में बात की थी, स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, रिलेशन ऑपरेशंस के बारे में, बूलियन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, और फाइल टेस्ट के बारे में। इसके बाद हमने जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म की थी, जो मंडे को हुई थी, वो इफ एल्स पे यानी कि डिसीजन मेकिंग पे ख़त्म की थी। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, या पाइथन पढ़ी होगी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि इफ एल्स डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका बड़ा सिंपल सा एक सिंटैक्स होता है। आप इफ लिखते हैं, उसके बाद एक कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस के अंदर करली ब्रेसेस लिखते हैं और एक बॉडी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए करली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर इसके सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम एक छोटा सा एक नया स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। नैनो शेल स्क्रिप्ट चूंकि लिख रहे हैं तो स्टार्ट में हमें हैश बैंग डालना होगा, बिन बैश। उसके बाद अगर कोई कमेंट डालना चाहते हैं, लूप्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम अपना कोई एक वेरिएबल डाल लेते हैं और उसकी वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी पड़ेगी, इको एंटर नंबर। ठीक है। इसके बाद रीड करेंगे डॉलर साइन, सॉरी, ओके, अभी रीड कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसे ही होगा। रीड नंबर कर लिया। उसके बाद अब हम इस पे इफ चलाएंगे। इफ क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन आपने लगानी है वो स्मॉल ब्रेसेस के साथ या स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ नहीं लगानी, ये बिग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ब्रेसेस जिसको कहते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डॉलर नंबर। अब चूंकि हमने यहाँ पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो रिलेशन ऑपरेशन हैं वो इज इक्वल टू या वो ग्रेटर देन के साइन के साथ नहीं है, यहाँ पे इस तरह से लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं लेस देन, मिसाल के तौर पे, और लेस देन कितना, 10 कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, हमें उसको यहाँ से बंद करना है और यहाँ से इसको बताना है कि देन क्या होगा। यानी देन इज द, आप अगर इसको मैप करें सी के ऊपर, तो देन इज द स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स। अब देन के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पे इको द नंबर इज लेस देन 10। ओहो, नम लॉक बंद नहीं था, बंद था बल्कि। ये लिख लिया हमने। इसके बाद अगर एल्स है, क्योंकि जहरी सी बात है लेस देन हम चेक करें तो एल्स भी कुछ ना कुछ होगा, एल्स। और अगर एल्स इफ है तो एल इफ, और यहाँ पे डॉलर साइन नंबर इज ग्रेटर देन 20 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इको द नंबर इज ग्रेटर देन 20। इसके अलावा क्या होगा, एल्स
अब एल्स है तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन नहीं है तो हम देन भी नहीं लिखेंगे, और इसकी बॉडी में क्या लिख देंगे, इको द नंबर इज बिटवीन 10 and 20। सिंपल सिंपल से यही होते हैं। अब यहाँ पे इसको बंद करने के लिए जब हमने शुरू किया था बॉडी को तो देन लिखा था, अब पूरे इफ को बंद करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ आई। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, याद है किसी को, chmod chmod decision, exactly, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूटेबल बन जाए। slash द नंबर इज बिटवीन 10 and 20। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि उसने ये देखा है, क्योंकि हमने लेस देन लिखा था, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा था। अगर हम लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये वाली चीज शो करेगा। इफ एल्स समझ आ गया, एग्जैक्टली तकरीबन वही चीजें हैं जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स ऐसा ही है। अब नेक्स्ट थिंग इज केस। वैसे हम क्या करते हैं, स्विच केस, लेकिन यहाँ पे सिंपल केस है, यहाँ पे स्विच का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ये इसी के अंदर हम इसी को एडिट कर लेते हैं नैनो केस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ भी नंबर को यहाँ पे असाइन कर लेते हैं इज इक्वल टू, बल्कि इसको यहीं से एडिट कर लेते हैं। ये सारा कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हमें नहीं चाहिए। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पे केस बनाते हैं। केस वेरिएबल कौन सा है, नंबर n। ये एग्जैक्टली वैसे लिखा जाएगा जैसे हम स्विच लिखते हैं, स्विच लिख के उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ताकि जो उसकी वैल्यू आ रही है उसकी बुनियाद पे फैसला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केस वेरिएबल n। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्योंकि हमने केस स्टार्ट कर दिया है, हम यहाँ पे केसेस लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे नंबर आता है मिसाल के तौर पे 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इको कर लेंगे द नंबर इज 0। अगर 1 आ गया तो फिर इको द नंबर इज 1। और इसके अलावा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, स्टैटिक इको द नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया जी। अब यहां पे इसको बंद कैसे करना है, ईसेक केस को उल्टा लिख लेते हैं। यहां पे जो इफ है और केस है दोनों को आप बंद करने के लिए उल्टा करके लिखेंगे। यहां पे हमने एफ आई लिखा था, यहां पे हमने ईसेक लिख दिया, यानी केस को उल्टा करके लिख दिया। यहां पे उसको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या हुआ है, यहाँ पे इसकी बॉडी खत्म हो गई। यस कर लेंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे, वो कह रहा नंबर, तो ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या है, ये उसको ब्रेक्स चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया, क्लियर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जहां जहां पे हमने बॉडी खत्म की है किसी एक ऑप्शन की, वहां पे ब्रेक वैसे हम लगाते होते थे, लेकिन यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगाना है। इसका सिंटैक्स ऐसे ही है। इसके बाद सर वैसे इसको चलना नहीं चाहिए था विदाउट ब्रेक भी, सर नहीं, मतलब जैसे ये उसके C++ में होता है, ये उसके सिंटैक्स मतलब का अगर आपने हिस्सा है, ये उसके सिंटैक्स का हिस्सा है। और यहाँ पे अगर वो चल जाएगा ना, यहाँ पे एक बहुत अहम इशू है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत अहम इशू ये है कि ये शेल स्क्रिप्ट है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग अभी जो देख रहे हैं वो तो बहुत सिंपल सी है ना, हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन कल को जब हम इस पे शेल स्क्रिप्ट कर रहे होंगे और इसकी बुनियाद पे कोई चीज इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे या पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे होंगे, अगर उस सूरत में ये ब्रेक्स नहीं होंगी
तो यहाँ पे सिस्टम के खराब होने का खतरा है। इस वजह से उस सिंटेक्स को उसका पार्ट बना दिया गया। समझ आई बात? यस सर। क्लियर हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो जी। इसकी सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है। ठीक है ना? जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वहां पे सेंसिटिविटी नॉर्मली उतनी ज्यादा नहीं होती, ऑल्दो कि वहां पे भी ये ऐसे ही होना चाहिए कि अगर ब्रेक नहीं लगी तो उसको कहना चाहिए कि भाई यहाँ पे ब्रेक मिस किया आपने। ठीक है ना? लेकिन वहां पे चूंकि इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, यहाँ पे आपका सिस्टम खराब होने का खतरा है, तो इस वजह से यहाँ पे उसने उसको उसका पार्ट बनाया कि जब भी आप उसकी ऑप्शन को चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको डबल सेमीकोलन देना है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं उसने क्या किया, वैल्यू पाइप वैल्यू। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम पाइप दे सकते हैं। पाइप का मतलब ये है कि और, ठीक है, और का मतलब क्या है कि इन दोनों में से अगर कोई होगी तो ये वाली बॉडी चलेगी। ठीक है, द नंबर है 0 और 1। अभी दोबारा चला के देखते हैं, द नंबर 0 और 1। 2 कर लेते हैं इसको, द नंबर इज 2। इसके अलावा कर लेते हैं, द नंबर इज ग्रेटर देन। वैसे 2 लिखा होना चाहिए था क्योंकि हमने चेंज नहीं किया। क्लियर हो गया? यानी कि आपने अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर एक ही बॉडी चलानी है तो आप यहां से चला सकते हैं और लगा के, पाइप लगा के। ठीक हो गया? कंट्रोल एक्स। इसके बाद है जी वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वाइल लूप के साथ काम लेते हैं, यानी कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहता है। इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि आप वाइल के बाद डायरेक्टली कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन डालेंगे और उसके बाद डू से इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और डन पे खत्म करेंगे। डू से बॉडी स्टार्ट करेंगे और डन पे खत्म करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर जितने भी आपके लूप्स हैं उन सारों की बॉडी डू से स्टार्ट होगी एंड डन पे खत्म होगी। यानी यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पे डू एंड डन है। जो हम कंडीशंस में देख रहे थे वहां पे क्या था, इफ खत्म हो रहा था एफ आई पे और केस खत्म हो रहा था ई सैक पे। यहाँ पे जो बॉडी शुरू हो रही है वो डू से शुरू हो रही है और डन पे खत्म हो रही है। तो वाइल कंडीशन डू, जो भी उसकी बॉडी है, और उसके बाद डन। आई थिंक इसकी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सबको पता है कि वाइल किस तरह काम करता है, सिर्फ सिंटेक्स को समझने की जरूरत है। इसके बाद है फॉर लूप। अब फॉर लूप आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे इसके 2 सिंटेक्स लिखे हैं। जो स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स है वो सेम है, डू उसकी बॉडी और डन। फॉर के जो सिंटेक्स हैं वो डिफरेंट हैं, ये बीच में और लिखा हुआ है कि या तो आप इस तरीके से चलाएंगे या इस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, ये वाला तरीका तो हम सारों को आता है जो हम सी में इस्तेमाल करते हैं, फॉर। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। एक बात ये है कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, या दूसरा तरीका ये वाला है। आप लोगों में से किसी ने ये वाला तरीका कहीं और यूज किया हुआ है, फॉर वेरिएबल इन एरे? यस सर, ये पाइथन में करते हैं और उस लूप को क्या कहते हैं? सर। वो भी सर फॉर इन रेंज वाला सर जो होता है। उस लूप का नाम डिफरेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ, उसको कहते हैं फॉर ईच लूप। यस सर, यस। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे वही सिंटेक्स मिलेगा फॉर ईच वाला, लेकिन किसकी सूरत में? फॉर की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, एक कन्वेंशनल फॉर और एक फॉर ईच। ठीक है, और उसके बाद डू और उसकी बॉडी एंड देन डन। इसके बाद है आपके पास अनटिल का लूप। अनटिल का लूप क्या करेगा?
दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ वाइल। वाइल लूप ये कर रहा था कि जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता है। अनटिल का लूप जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक चलता रहता है। ठीक है, अब एक सवाल है कि भाई दोनों सूरतों में एक ही तरह की बात है, तो मतलब दो लूप्स क्यों हैं? तो जहां पे आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन कौन सी चीज चल रही होगी और कब नहीं चलेगी, तो तब आप वाइल का लूप इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये नहीं चल रही होगी और कब चल जाएगी, तब आप अनटिल लूप का लूप इस्तेमाल करेंगे। कुछ बात समझ आई? यस सर। ठीक है, इसकी बॉडी भी वैसी स्टार्ट होगी, मैंने पहले बताया आपको कि डू, उसके बाद उसकी बॉडी एंड देन डन। इसके बाद सिलेक्ट का लूप है। सिलेक्ट का लूप ये करेगा कि जैसे हमने यहां लिखा हुआ है सिलेक्ट वेरिएबल इन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और आगे जितनी मर्जी वैल्यूज हों, जितनी भी वैल्यूज हम यहां पे लिखेंगे उन सबको एक नंबर असाइन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जिस नंबर पे वो वैल्यू लिखी गई है। यानी कि वैल्यू 1 का नंबर होगा 1, वैल्यू 2 का नंबर 2, वैल्यू 3 का नंबर 3, वैल्यू 4 का 4, 5 का 5, 10 का 10। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे लिखते जाएंगे, और इन सारों को वो एक मेन्यू के तौर पे पेश करेगा। और इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी बुनियाद पे नीचे आपने जो भी इस लूप के अंदर लिखा होगा उसकी बुनियाद पे वो चीज चल रही होगी। ठीक है, इसकी अभी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। और ये लूप भी कैसे चलेगा, इसकी बॉडी कैसे स्टार्ट होगी, डू के साथ, उसके बाद बॉडी एंड आफ्टर दैट डन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ी होंगी। ब्रेक एंड कंटिन्यू हर लूप में इस्तेमाल होती हैं, मतलब हर में इस्तेमाल नहीं होती लेकिन इस्तेमाल की जा सकती हैं। ब्रेक तब यूज की जाती है जब आपने किसी एक पॉइंट पे जाके अपने पूरे के पूरे लूप को टर्मिनेट करना होता है। और कंटिन्यू तब होती है यूज जब आपने किसी एक आइटरेशन को स्किप करना होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे यूज होता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। इससे आगे चलते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस भी सबको पता होंगे, मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो नॉर्मली स्ट्रिंग में अगर आप लिखेंगे तो वो स्पेशली बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको बैकस्लैश के साथ लिखा जाएगा तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे। जैसे अगर आप सिंपल बैकस्लैश लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो बैकस्लैश प्रिंट नहीं करेगा। और अगर आप बैकस्लैश बैकस्लैश लिखेंगे तब वो बैकस्लैश को प्रिंट करेगा। इसी तरह एक अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा ए लिखा जाएगा, लेकिन अगर बैकस्लैश ए करेंगे तो बेल एक टोन आती है, अलर्ट आता है उसका, तो उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह बैकस्लैश बी है बैकस्पेस के लिए, बैकस्लैश सी है अपनी नेक्स्ट लाइन को सप्रेस करने के लिए, उससे वापस आने के लिए। बैकस्लैश एफ है फॉर्म फीड, अगर इसको सिंपल अल्फाज में समझें तो ये पेज ब्रेक है। बैकस्लैश एन है न्यू लाइन, यानी कि अगर आपने कहीं पे न्यू लाइन एंटर करनी है तो आप बैकस्लैश एन यूज करेंगे। बैकस्लैश आर इज द कैरेज रिटर्न, ये आपको आपके कर्सर को आपके स्ट्रिंग के शुरू में ले आएगा। बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब आगे ले जाएगा, और बैकस्लैश वी जो वर्टिकल टैब है, यानी कि जो लाइंस हैं उनमें से वर्टिकली टैब को आगे पीछे कर लेगा। अगर आपने कहीं कमांड लिखनी है और उस कमांड का जो रिजल्ट आ रहा है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो आपने बैक कोट्स का इस्तेमाल करना है। ये बैक कोट्स जो है ना, ये वाले, ये आपकी जो एस्केप वाली की है उसके बिल्कुल नीचे जो की है वहां से आते हैं। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। डेट इज इक्वल टू ये वाले कोट्स, ये वाले नहीं, फर्क नजर आ गया? ये सिंपल सिंगल कोट्स हैं, ये बैक कोट्स हैं। तो यहाँ पे हमने कमांड यहाँ पे एंटर की और इको करा लेते हैं $डेट, और इसके बाद एग्जिट करते हैं। डेट प्रिंट कर दी उसने डायरेक्टली।
क्योंकि जो हमने कमांड वहां पे लिखी थी, डेट वैसे क्या करती है, यहां से देख लेते हैं, एग्जैक्टली यही चीज प्रिंट करती है। ये हमने 10 सेकंड पहले किया था और अभी ये 10 सेकंड बाद किया है। एग्जैक्टली आपका जो, अगर ये हम यहाँ टाइम डेट लिख लेते हैं, डेट टाइम, सॉरी, डेट टाइम इज नॉट अ कमांड, ऐसे कैसे हो सकता है? चलें इसको बाद में देखेंगे। इस तरह की जितनी भी कमांड्स हैं, अगर आपने कमांड की कोई आउटपुट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो आप क्या करेंगे, बैक कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद इको हम काफी देर से देख रहे हैं कि यहां पे हम इको की कमांड को बार बार यूज कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करके किसी फाइल का नाम देंगे, जिस तरह हम सिंपली शेल के ऊपर करते हैं, तो ये अपना जो डाटा है या जो भी हमने इको के जरिए प्रिंट करना है वो कहाँ पेस्ट कर देगा, एक फाइल के अंदर। क्योंकि शेल स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली वही चीजें चलती हैं जो हमारे सिंपल शेल के ऊपर चल रही होती है। आप वही कमांड शेल स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगी। तो यहाँ पे जो सिंगल रीडायरेक्शन है, दैट विल ओवरराइट द आउटपुट इनटू अ फाइल, और डबल रीडायरेक्शन, डबल रीडायरेक्शन क्या करेगा, अपेंड कर देगा। इस पे लिमिट भी होती है जूम के सेशन पे। अच्छा खैर, अभी ये कह रहा है कि 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो 10 मिनट में मैं बंद करके फिर एक और सेशन जनरेट कर लूंगा। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ज्वाइन ना करना हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके फिर उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी सर, ठीक है। और दूसरा सर, वो काफ़ी बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग ही कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ घर पे नहीं है, कुछ नहीं कहीं नहीं, पे है, मैं तो वो समझता हूँ, मैं समझता हूँ। ऑब्वियसली जब पहले से नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा तो फिर यही होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मैं 1 मिनट में बस वापस आता हूँ। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस। यहाँ पे आप फंक्शंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के अंदर या एक ही शेल स्क्रिप्ट के अंदर आपको कई बार ऐसी चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी जो कि बार बार एक ही शेल स्क्रिप्ट के अंदर जरूरी हैं। तो उनको आप एक खास जगह, जैसे आप बाकी चीज़ों में फंक्शंस लिखते हैं, तो आप फंक्शंस बना के और वहाँ पे बाद में उसको कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे और सिंपली करली ब्रैकेट्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ कमांड्स, करली ब्रैकेट्स पाथ, जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट वगैरह में करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमने लिखा हुआ है, new.sh। एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इस रिकॉर्डिंग के लिए, मैं इसको जरा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। नेम का फंक्शन लिखा हुआ है और उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। उसके बाद नेम जो भी आएगा उसको गेट करेगा यूजर से, और उसके बाद हेलो नेम, और ये फंक्शन बंद। उसके बाद एज का फंक्शन है, एज के बारे में पूछेगा, रीड करेगा नंबर के अंदर। उसके बाद इफ है और ये देख रहा है कि लेस देन 18 है या नहीं है। लेस देन 18 है तो यू कैन नॉट हैव CNIC, ग्रेटर देन है यानी एल्स है तो कंग्रेचुलेशंस, यू कैन अप्लाई फॉर द सर इसकी CNIC। डाटा टाइप नहीं होगी, कोई रिटर्न टाइप की होगी? नहीं 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 अगर नहीं कुछ नहीं 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 फंक्शन नहीं कुछ नहीं 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 नहीं। आपने फंक्शन जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम किया, सर जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में किया, सर पाइथन में किया सर। पाइथन में होती है।
में तो नहीं होती। फंक्शन का होती नाम नहीं होती है, होती। रिटर्न होता है उसमें। रिटर्न होता है, रिटर्न टाइप लिखी जाती है, रिटर्न टाइप नहीं होती, रिटर्न होता है। टाइप नहीं जैसे लिखी जैसे जाती। होता है, हाँ जैसे रिटर्न टाइप। हाँ, रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाती, जो हम नॉर्मली यहाँ पे पहले लिखते हैं ना, वॉइड वगैरह या इंट वगैरह, वो यहाँ पे यस सर, नहीं यस लिखी जाती, ठीक है ना, वो यस। पाइथन में भी नहीं लिखी जाती। रिटर्न यहाँ पे भी होता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाती। इसके बाद मैंने वाटर के अंदर केस बनाया है, सिंपल सा, वाटर की बुनियाद पे जितने भी बॉटल्स ऑफ वाटर जो है वो उसका इनटेक है, उसकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद ये PS3 है, ये एक शेल वेरिएबल है जो कि हर दफ़ा चलेगा। और उसके बाद ये सिलेक्ट का मेन्यू मैंने चलाया है। 3 से 4 हमने अभी स्टडी किए हैं लूप्स। वाइल लूप किसी एक जगह जाके टर्मिनेट होगा, फॉर लूप किसी एक जगह जाके टर्मिनेट होगा, अनटिल का लूप किसी जगह टर्मिनेट होगा, लेकिन सेलेक्ट का लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा अनलेस आपने कहीं ब्रेक लगाया हो या अपने शेल के ऊपर जाके कंट्रोल C करें, यानी कि आपको इसको खुद बंद करना पड़ेगा, ये बंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो सेलेक्ट मेन्यू के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेम है, एज है, वाटर है। नेम का नंबर 1, एज का नंबर 2, वाटर का नंबर 3। इसको हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल, आप ये देख रहे होंगे कि हमने नेम का फंक्शन कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रैकेट्स नहीं लगाई क्योंकि कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। अभी इसको चला के देख लेते हैं। एग्जैक्टली उसने यही प्रिंट किया, सेलेक्ट नेम एज और वाटर, नेम एज वाटर हम 1। इसके लिए मैं फिर अलहदा बना लूंगा, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो चलें, अगर आप लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सारे जो हैं वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हैं,